आई एम सौरभ गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा पार्ट होगा हमारा? थर्मोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आज देखते हैं थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, थर्मो केमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मो मतलब क्या हुआ? थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? अगर आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो थर्मो का मतलब हुआ यहाँ पे हीट, और केमिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में आता है केमिस्ट्री का मतलब रिएक्शन। केमिस्ट्री का क्या मतलब आता है हमारे दिमाग में? कुछ रिएक्शन से रिलेटेड है, ऐसा दिमाग में आता होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन करवाई A प्लस बी, उससे हमने बनाया AB का फॉर्मेशन कराया। ठीक है, अब हमने A प्लस बी रिएक्शन करवाई तो सम अमाउंट ऑफ हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई रिएक्टेंट है, एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तभी तो A प्लस बी का फॉर्मेशन होगा हमें। तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि A प्लस बी जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमने मान लिया कि X अमाउंट ऑफ हमने जो है X किलो जूल हमने हीट यहाँ पे दी फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इधर हमारा प्रोडक्ट के साइड में AB का फॉर्मेशन होगा। ये सभी बच्चे को पता होगा कि जब भी कभी कोई फॉर्मेशन होता है तो वहां पे बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ कि वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन होता है तो सभी बच्चे जानते होंगे कि वहां पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, तो इधर हमने माना कि X अमाउंट ऑफ हमारी जो है, मान लिया हमने किलोजूल अमाउंट ऑफ हमारी माइनस की एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, अब यहां पे ये रिएक्शन के दौरान जब हमने A प्लस बी लेके AB बनाया है तो ओवरऑल जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो कैसे पता चलेगी कि इस रिएक्शन के दौरान डेल्टा H में या चेंज इन इंथैल्पी में क्या चेंज आया, ओवरऑल चेंज इन इंथैल्पी की क्या वैल्यू हुई। चेंज इन इंथैल्पी मतलब क्या है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा रिएक्शन बिटवीन सराउंडिंग, वो अपन इस डेल्टा H को इस थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर निकालते हैं। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जो भी एनर्जी का चेंज आएगा, जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा, वो कितना होगा और वो क्या होगा, उसको हम इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या क्या है, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं इसमें। तो हमें पहले छोटी छोटी सी अगर हम बातें यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन से पता होना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हर एक बच्चे को पता हो क्या होती है, सभी को पता है। ठीक है, कि अगर किसी भी रिएक्शन से इवॉल्व होती है, रिलीज होती है एनर्जी टू द सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग में अगर एनर्जी रिलीज होती है हमारे किसी भी रिएक्शन में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब इतना बात तो सभी को पता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमको मेनली पढ़ना क्या है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हमको पढ़नी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है कंबशन रिएक्शन। तीसरी हमको पढ़नी है हाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इन एक्सोथर्मिक के अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी है जिससे हमें हर साल क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं जे और नीट में। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा हो गया कि कोई ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमें सराउंडिंग में हीट इवॉल्व हो रिएक्शन से। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, खैर अभी आगे हम लोग और अच्छे से देखते हैं। और हमको क्या पढ़ना है? और हमें पढ़ना है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या देखना है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें दो तरीके की रिएक्शन पढ़नी है। एक हमें पढ़नी है एलिमिनेशन रिएक्शन
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इनमें बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हमें हर साल मिलते हैं। हर साल ए या नीट में 1 या 2 क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये 4-5 छोटे छोटे रिएक्शंस हैं जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में बेसिकली है क्या, इसमें डिफरेंस क्या है, ये छोटी सी बात है, इसको देख लेते हैं फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है कि सभी बच्चे को पता है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन से हीट इवॉल्व हो टू द सराउंडिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो हीट इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन टू द सराउंडिंग। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो एंडोथर्मिक क्या होगा, हीट एब्सॉर्ब ड्यूरिंग रिएक्शन टू द from the surrounding, from the surrounding। तो हमारी हीट जो है एब्सॉर्ब की जाती है। ठीक है, कहां से, सराउंडिंग से अंदर की तरफ, मतलब रिएक्शन जो है लेती है हीट। मतलब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कैसे रहने वाली है हमारी, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहने वाली है, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कैसे रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है, क्योंकि हीट इसमें क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। इधर क्या हो रही है, हीट जो है एब्सॉर्ब कर रही है। ठीक है, अब आइए दूसरे नंबर पे देखते हैं। यहां पे क्या होता है कि प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। इधर क्या है, प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट की। ठीक है, क्यों होता है अभी आगे हम देख लेते हैं क्यों होता है, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। इधर देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में तुम्हारा रिएक्टेंट आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इधर क्या होता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट जो है ज्यादा कम स्टेबल होता है, इधर रिएक्टेंट ज्यादा होता है, इधर होता है तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, रिएक्टेंट कम होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखेंगे अगर हम लोग तो एनर्जी ग्राफ। मान लीजिए हमारी कोई रिएक्शन है, हमने रिएक्शन करवाई है, ए प्लस बी से क्या बना है हमारे पास, ए बी बना है। ठीक है बच्चों, अब ये ए बी बना है। अब देखिए किसी के पास भी है ना कि सभी, हर एक इंसान, हर एक चीज, हर एक मैटर के पास अपनी कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको हम जरा सा भी, थोड़ा सा भी अगर हमने हीट सप्लाई की, जरा सा, तो क्या होगा, रिएक्शन हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब प्रोडक्ट जैसे ही बना तो उससे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमने यहाँ से यहाँ तक, मतलब थोड़ी से पहले से इसके पास एनर्जी थी, ए और बी के पास थोड़ी थोड़ी से अपनी खुद की एनर्जी थी। ठीक है, फिर हमने जरा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की और यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया और वहां से क्या हुई कि एनर्जी हमारी रिलीज हुई। अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम अगर हम यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ पे लास्ट का बनाते हैं, तो यहाँ पे तो ये तो बी का है, ए बी का है, ये देखिए ए बी बन गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आई हमारे डेल्टा एच की वो ज्यादा नेगेटिव में आ रही है, सभी को दिख रहा होगा भाई। अगर आप घटाओगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू घटाओगे अगर आप, तो ओवरऑल वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे रिलीज ज्यादा हो रही है एनर्जी, रिलीज ज्यादा हो रही है इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो भाई स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है तो भाई एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब कि प्रोडक्ट हमारा क्या है, बॉन्ड बना रहा होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी।
जिससे कारण एनर्जी रिलीज हो रही है, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब वही चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमने मान लिया कि थोड़ी से अमाउंट ऑफ इनके पास खुद की एनर्जी होती है, इसके पास ए और बी के पास अपनी खुद की एनर्जी है। ठीक है, अब हमें क्या है कि हमने यहाँ पे थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई किया। ठीक है, चलिए एनर्जी हमने सप्लाई कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने मान लिया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब प्रोडक्ट में जैसे ही फॉर्मेशन होता है एनर्जी क्या होती है, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ, बहुत ही छोटे अमाउंट में एनर्जी हमारी रिलीज होती है। तो बहुत ही छोटे अमाउंट में रिलीज होती है, इसका मतलब अगर हम यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करें, ऐसे लेवल बनाए उसका और यहाँ से करें, तो यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि हमने दिया ज्यादा। समझ में आई? अगर हम ये वैल्यू और ये वैल्यू घटा रहे हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है, मतलब ये ओवरऑल किसमें आ रही है, हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, क्योंकि हमने दिया, दे रहे हैं। यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू किसमें आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। अब बच्चों मेरे को बात बताओ, यहाँ पे क्या है कि कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, मतलब कि क्या है कि प्रोडक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाया होगा प्रोडक्ट में, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाया, जब तो एनर्जी कम रिलीज हुई। इसका मतलब क्या है कि इधर हमारा प्रोडक्ट क्या है, लेस स्टेबल है एज कंपेरिजन टू रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट का जब हम लोग कर रहे थे तो देखो हम लोगों ने ज्यादा हीट सप्लाई की है। क्यों ज्यादा हीट अप्लाई की है, इसलिए हमने ज्यादा हीट सप्लाई की है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा स्टेबल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, जिससे कारण हमें क्या है, ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ रही है। ठीक है, चलिए अब इनका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो आइए देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि A प्लस बी से हमने क्या बनाया, ए बी बनाया। ठीक है, अब देखो हम क्या सीख रहे हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन, कैसे हमने रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब A प्लस बी से हमने बनाया ए बी, तो ए बी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू एक्सोथर्मिक है, तो कैसी रहने वाली है, नेगेटिव में रहने वाली है। अब वही अगर सेम चीज यहाँ पे हम करते हैं, ए प्लस बी से क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। ठीक है, ए बी बनाए, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कैसे रहने वाली है, ओवरऑल पॉजिटिव रहने वाली है। क्यों पॉजिटिव रहने वाली, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, हमने हीट इसमें सप्लाई ज्यादा की है, इसके कंपैरिजन टू रिलीज कम हुआ है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ हमारा, एक रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका हुआ कि ए प्लस बी है, उससे क्या है कि ए बी बना और साथ में हमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हुई। ठीक है बच्चों, देखो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हीट भी मिल रही है। समझ में आ रहा है? अब इधर देखते हैं a प्लस बी एरो ए बी बना, समझ में आ रहा है? इधर क्या होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, उल्टा चलेगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए उल्टा चल रहा है। इधर क्या है, मान लीजिए इस x को वैल्यू इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं भाई, x किलो जूल लिखेंगे, हीट जो हमने दी है वो क्या है, माइनस में चली गई। इसका मतलब क्या है कि ए बी बनेगा इधर, ये भी एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है बच्चों, उसको आप उधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स किलो जूल एरो ए बी बन गया। ठीक है बच्चों, चलिए ये हम 3-4 चीजें थी, छोटे छोटे पॉइंट्स थे, हमको इन्हें देखना था, हमने देख लिया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। अब चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि किसी भी थर्मोकेमिस्ट्री की अगर कोई थर्मोकेमिकल रिएक्शन है तो उस थर्मोकेमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कैसे भी कोई भी रिएक्शन हम लोग लिखेंगे तो पहले हमें लिखने आनी चाहिए रिएक्शन कैसे लिखनी है। तो अगर हम लोग रूल देखेंगे कि भाई थर्मोकेमिकल रिएक्शन हमें लिखनी आनी चाहिए सबसे पहले, तो हाउ टू राइट थर्मोकेमिकल रिएक्शन, कैसे हम लोग लिखेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स ये हैं हमारे पास कि पहला होना चाहिए कि हमारे पास जब भी आप कोई रिएक्शन लिखो तो बैलेंस्ड फॉर्म में हम वो रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हम लोग बैलेंस्ड फॉर्म में, ठीक है, पहला हमें ये कंडीशन है कोई भी अगर आप थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल है कि हमने बोरॉन लिया, ठीक है, उस बोरॉन को हम लोगों ने कंबशन कराया। अब इसको मैंने ये बैलेंस्ड इक्वेशन तो मैं लिख दी है, बोरॉन का हमने क्या किया है, कंबशन कराया। इधर क्या बना, बोरॉन ऑक्साइड बना। ठीक है,
ये तो हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको यही बताना था कि अगर आप कोई थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिख रहे हो तो बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जब भी आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे तो समझेंगे और डीप में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो तो उसकी फिजिकल स्टेट आप स्पेसिफाई करो। वहां पे आपको फिजिकल स्टेट बतानी पड़ेगी कि आपने कौन सा फिजिकल स्टेट, आपने किस चीज का कैसा यूज किया है। या तो आप प्रोडक्ट साइड की भी बताना पड़ेगा और आपको रिएक्टेंट साइड का भी बताना, रिएक्टेंट साइड का भी बताना पड़ेगा और प्रोडक्ट साइड का बताना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है कि हमें फिजिकल स्टेट भी बतानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। फिजिकल स्टेट मस्ट बी स्पेसिफाइड, हमें फिजिकल स्टेट भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिजिकल स्टेट हमने बोरॉन का कैसा इस्तेमाल किया। बोरॉन हमने लिया था सॉलिड फॉर्म में, ठीक है बच्चों, और ऑक्सीजन हमने जो लिया था वो हम लोगों ने गैस फॉर्म में यूज किया था, ठीक है। और इधर जो बना हमारा 2B2O3 ये हमारा सॉलिड फॉर्म में बना है, ठीक है बच्चों। तो आप रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, आपको उसका स्टेट भी, फिजिकल स्टेट भी बताना पड़ेगा, ठीक है। दो कंडीशंस तो ये हुई। तीसरी कंडीशंस क्या है कि हीट चेंज, आपको हीट के चेंज इन एंथैल्पी आपको वो भी बताना पड़ेगा कि आप वो रिएक्शन अगर करवा रहे हो, मैंने बोरॉन का अगर कंबशन कराया तो कितनी हीट निकली या आपने कितनी हीट दी, ओवरऑल डेल्टा एच की वैल्यू क्या रही, आपको वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो जैसे हम लोगों ने क्या है कि हीट एक्सचेंज भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि बोरॉन हमने लिया और उसका हमने कंबशन कराया, ठीक है बच्चों। अब देखो 2B2O3 बना, अब यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। तो जैसे हम लोगों को पता है 200 किलो जूल हमें हीट प्लस की निकलती है, ठीक है, प्लस की है वो हमारे पास आएगी, ठीक है। तो बोरॉन का हम लोगों ने कंबशन कराया, B2O3 का फॉर्मेशन है, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव की आई 200 किलो जूल। तो हमें जैसे ये मुझे रिएक्शन में पता थी, तो ये भी हमें बताने का मतलब रहेगा कि अगर आप कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो तो आप ये भी बताओ, ठीक है। चौथी चीज ये आती है हमारे पास कि अगर आपने कोई एलोट्रॉपिक फॉर्म यूज किया है, आप किसी भी चीज का अगर आपने एलोट्रॉपिक फॉर्म यूज किया है तो आपको वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म अगर आपने कोई यूज किया है तो आपको वो भी बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा एलोट्रॉपिक फॉर्म यूज किया है। लेट्स सपोज अगर हमने कार्बन लिया है तो कार्बन आपको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अगर CO2 का फॉर्मेशन कराना है, ठीक है, आगे आगे मैं बताऊंगा भी, तो आपको कार्बन का यूज करना ही पड़ेगा भाई। जाहिर सी बात है, हर एक बच्चे को पता है कि भाई कार्बन है तो कार्बन O2 CO2 हमको बनाना है। लेट्स सपोज CO2 गैस का अगर हमें फॉर्मेशन करना है तो क्या होगा कि मान लीजिए O2 हमने ले लिया किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो हम लोग इसका यहाँ पे कार्बन का इस्तेमाल करते हैं वो कार्बन हम लोग कौन सा करते हैं, वो हम लोग ग्रेफाइट फॉर्म वाला कार्बन करते हैं, एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है। तो आपको अगर आपने किसी एलोट्रॉपिक फॉर्म का यूज किया है रिएक्टेंट के साइड में तो आपको वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। ये चार कंडीशंस हैं, फिर से समझ लेते हैं कि बैलेंस्ड फॉर्म में रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, आपको फिजिकल स्टेट बताना पड़ेगा, आपको एंथैल्पी चेंज भी बताना पड़ेगा जो कि डेल्टा एच की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, और अगर आपने कोई एलोट्रॉपिक फॉर्म में रिएक्टेंट के साइड में यूज किया है तो आपको वो भी बताना पड़ेगा जब आपकी पूरी रिएक्शन थर्मोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट करी जाएगी, नहीं तो फिर वो गलत करी जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर हम देखें, मान लीजिए कि कोई हमारे पास रिएक्शन है, लेट्स सपोज A प्लस B से हमारा बना है C प्लस D, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया है 4A, ये है हमारे पास 8B, ये बना है 6C, ये बना है 7D, ऐसे करके देखिए कोई रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से ये सारी गैस फॉर्म में है, ठीक है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, सारी गैस फॉर्म में है। हमने यहाँ से मान लिया कि डेल्टा एच की वैल्यू जो आई है हमारी प्लस की एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है। A प्लस बी को रिएक्शन है, उससे C प्लस डी का फॉर्मेशन बना है, डेल्टा एच की वैल्यू हमारी कैसी आई प्लस की एक्स आई है, ठीक है। अब अगर हम इस रिएक्शन को समझेंगे तो अगर इस रिएक्शन को समझना चाहें तो समझ सकते हैं, बिल्कुल देखिए ध्यान से कि आपको क्या है कि 4 मोल A, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 4 मोल A का अगर हमें इस्तेमाल, हमें क्या चाहिए, अगर हमें चाहिए 6 मोल C चाहिए और 7 मोल D चाहिए, अगर आपको फॉर्मेशन कराना है
का, तो आपको क्या चाहिए, 4 मोल ए एंड 8 मोल बी चाहिए रिएक्टेंट की साइड में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको क्या है कि अगर 6 मोल सी चाहिए और 7 मोल डी चाहिए, 6 मोल सी और 7 मोल डी का अगर आपको फॉर्मेशन कराना है तो आपको 4 मोल ए चाहिए और 8 मोल बी चाहिए रिएक्टेंट के साइड में। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, मतलब बेसिक सी बात थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, अब मानिए आइए देखते हैं कोई रिएक्शन है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपके पास है a प्लस 2b एरो c प्लस 2d, ये हमारे पास रिएक्शन है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन एंथैल्पी आया वो डेल्टा H की वैल्यू आई है प्लस 300 किलो जूल। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा H for 2 mole of A while number of moles of B is 12। ठीक है, अब देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर 2 मोल ऑफ A while नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज 12। ठीक है, अब इसके लिए हमें निकालना है। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से तो 1 मोल अगर हमने A का इस्तेमाल किया है C बनाने के लिए, ध्यान से देखिए, तो B का हमने कितना इस्तेमाल किया है, 2 मोल्स। ठीक है, अगर हमने A का कितना इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखेंगे C बनाने के लिए या D बनाने के लिए, इस रिएक्टेंट में क्या यूज किया है कि 1 मोल अगर हमने A लिया है तो उससे 2 मोल हमारा B यूज किया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम अगर इसमें देखेंगे तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे ढूंढेंगे भाई, वेग दिक्कत। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें 2 मोल A चाहिए, मतलब क्या है, अगर हमें 2 मोल ये A चाहिए तो इधर कितना इस्तेमाल होगा, इधर होगा 4 मोल B का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, बोलिए, ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इस रिएक्शन में कि 1 मोल A है, उससे हमने 2 मोल B का इस्तेमाल किया, तब जाके C प्लस